उसके बाद जैसे ही शिशुपाल ने 100वीं गलती की तो श्री कृष्ण जी ने उसे दंड दिया। तो मैं यही कहूंगा, जब तक आपका भाई आपसे लड़ रहा है, आपका दोस्त आपसे लड़ रहा है, दो लोगों के बीच की चीज है, तो क्या वो महिला धीरे धीरे ट्रैप में फंसती चली गई। और जब उसको ये रियलाइज हुआ कि हाँ मैं मतलब गलत तरीके से पोर्ट्रेट की जा रही हूं, तो दोबारा मैरिज हो गई। अब जब दोबारा मैरिज हुई तो किसी कारणवश कुछ भी जो हुआ होगा वो इंसान अलग हो गया। नहीं, आप कॉम्पिटिटर हो, चाहे आप मुझसे 10 साल छोटे हो, चाहे आप मुझसे 10 साल बड़े हो, एक समान हमें परिस्थिति दी गई है, देखते कौन आगे बढ़ता है। सभी को कैसे हो सारे के सारे, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो भाई कल के एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो आज हम आए हैं भैया भाभी के पास और उनका टेक जानने के लिए कि उनकी क्या राय है इस टॉपिक पर। तो आइए चलते हैं। हाँ भाई, वो बड़े हैं हमसे तो वो ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को। तो भाई आओ उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं कि उनकी क्या राय है कल के एपिसोड के बारे में। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? नमस्ते आप सभी को, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया बढ़िया भैया। भैया कल का एपिसोड हमने देखा, कल के एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गए, लड़ाई हो गई और दिग्विजय की कुछ गलतियां थी और जैसे ऑडियंस बोल रही है कि रजत भाई की भी कुछ गलतियां हैं, करणवीर की भी कुछ गलतियां हैं। तो आपने एपिसोड देखा तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कल के एपिसोड को लेके? नहीं, कल के एपिसोड को देख के अगर मैं बताऊं तो मैं एक एक करके ये डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसे जो आए थे ललन टॉप की तरफ से आए थे सौरभ जी, तो उन्होंने एक तो रजत और चाहत वाला कुछ बताया था, वो मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल रहा है। पर जितना मैं जानता हूँ, देखो मेरी भी जो मैरिज है वो ऐसा है कि शायद इनके जन्म लेने से पहले जब ये अपनी मदर के पेट में थी तभी ये डिसाइड कर दिया गया था कि हाँ मेरी मैरिज इनके साथ होगी। और मैंने वो चीज उसी हिसाब से, कभी माइंड में कोई दूसरी चीजें हमने ना मेरे माइंड में आई ना कि उनके माइंड में आई। सेम टू सेम रजत का है। रजत का जिसके साथ कमिटमेंट है वो उसके लिए पूरी तरह से लॉयल है। और जब आप एक जगह रहते हो तो आप उस दोस्त बन जाते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे, जैसे बिग बॉस में एक सीमित एरिया दे रखा है कि आपको यहीं पर रहना है, तो वो जो दोस्त बनते हो, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। और मुझे भी कभी भी बिग बॉस देख के ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कोई एंगल है। हाँ ये होता है कि हाँ आपका दोस्त बन गया, कोई ऐसा दोस्त होता है बहुत ही अटेंशन सीकर होता है, बॉन्ड होता है। हाँ, उसको हाँ, अब जरूरी नहीं कि नाम ही दिया जाए हाँ, हर बार हाँ, कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरा पार्टनर है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, वो अच्छे बॉन्ड क्रिएट हो जाते हैं वहां पे। जरूरी थोड़ी ना नाम ही दो अच्छे दोस्त कह सकता हूं मैं, तो वो एंगल है। बाकी इस तरह का 1% भी नहीं होने वाला है। जिसके लिए उसकी कमिटमेंट है या उसके प्रति लॉयल है और हम बिल्कुल उसके साथ हैं। दूसरा जो एक लाइन बोली गई, मेरे ख्याल से केसेस वगैरह की जो बात की गई, तो एक सीधी सी बात है कि केसेस तो बहुत सारी तरह के चलते हैं और नए किस किस पर चल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी केस चल रहा था, जो दिल्ली के सीएम रहे थे अभी केजरीवाल जी, उन पर भी चल रहा है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा नेताओं से कंपेयर को, आम आदमी भाई आप कुछ भी बोल के केस चला सकते हो किसी पे कुछ भी, लेकिन उसका जब तक जुडिशरी की तरफ से फैसला नहीं आता है तब तक आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई अपराधी है। तो ठीक इसी तरह से रजत पर जो चीजें हैं, जो केसेस हैं, वो जुडिशरी के अंडर है, वो उसको देख रहे हैं और जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए भी, रजत के लिए भी सर्वमान्य होगा। और अगर कुछ गलत होगा तो वो भी हम लोग मानेंगे। तो वो जो बार बार वो जो बातें आ जाती है, गुंडा बोलना है, ये सब बोलना, तो मैं देखो छोटी सी आपको बात समझाना चाहूंगा। आप एक इंसान की साइकोलॉजी को समझो। जैसे हम बच्चों के साथ डील करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हर किसी बच्चे को एक तरह से डील नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर रजत की आप जर्नी देखते हो तो एक बच्चे के तौर पे उसने अपनी लाइफ 10 साल तक छोटे बच्चे की तरह जैसे चलती वैसे चली। 11th 12th में हर किसी के साथ होता है, थोड़ा सा माइंड चेंज होता है, उसका ही माइंड चेंज हुआ। कॉलेज लाइन में वो गया, जब कॉलेज लाइन में गया तो आप बिल्कुल लास्ट में पहुंच के अपनी पढ़ाई जब खत्म करते हो, लेकिन उसने क्या किया, लास्ट में आके अपना डिसीजन किया कि नहीं मैं स्पोर्ट्स में आगे जाऊंगा। तो आपने अपने एजुकेशन फील्ड में काफी अच्छा था पढ़ाई में, वहां से चीज को बिल्कुल हटा दिया, स्पोर्ट्स में आप चल रहे हो, आपका करियर ग्राफ ठीक गया।
और मैं अगर बताऊं ना तो जिस टाइम उसकी ये बातें वैसे बताने नॉर्मली मैं डिस्कस नहीं करता इन चीज़ों को, तो बहुत ही मैं कहूँगा कि बुरे हालात थे किसी टाइम। इकोनॉमिकली चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी और उसने अपनी तैयारी उस दौरान की थी और वो अपनी वो जो स्कूटी है, इनकी स्कूटी पे जाता था। नई नई मैरिज हुई थी उस टाइम हमारी, तो तब वहाँ पर काफ़ी मैं कहूँगा कि उसने उस टाइम तैयारी की जब किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उन सब चीज़ों से गुजरते हुए उसने वो प्रॉब्लम्स देखी है जो एक स्पोर्ट्समैन, खास अधिकतर स्पोर्ट्समैन देखते हैं। इकोनॉमिकली प्रॉब्लम जो स्टार्टिंग फेज होता है ना, सभी देखते हैं कि हाँ पैसे की इनकम का सोर्स नहीं है और ये जो आपका स्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा डिमांड करता है खर्चे की, पैसे की, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। वहाँ सब चीज़ों से गुजरते हुए आगे बढ़ा और जब आगे बढ़ा तो मैं कहूँगा कि इकोनॉमिकली हम जिस भी स्टेज पर हैं उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है। उसने काफ़ी चीज़ें ऐसी की जो शायद मैं नहीं कर पाया और मुझे उस चीज़ पर बहुत प्राउड फील होता है कि उसने मुझसे काफ़ी छोटा होने के बावजूद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करके दी जो मैं कहूँगा कि ना सिर्फ मेरे को बल्कि फैमिली को भी उस पर प्राउड है। कोई और होता, मैं देखता हूँ बच्चे जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है वो अपना अलग निकालने लग जाते हैं, अपनी कमाई में से छोटा सा हिस्सा क्या फैमिली को देने लग जाते हैं कि भाई हाँ उनका चल जाए, मैं अपना ये इधर ये डाल दिया पैसा, उधर इन्वेस्ट कर दिया। उसने वो सारी चीज़ें कभी नहीं की। जो पैसा आया वो फैमिली के लिए लगाया और इसलिए हम शायद उस बहुत बेकार कंडीशन से उबर भी पाए। अब जब वो चीज़ें चल रही थी, इंजरी हो गई। अब एक इंसान जिसके लिए मैं कहूँगा कि जो उसका ड्रीम था वो एक तरह से ख़त्म ही हो गया। वो उस फील्ड में उबर पाएगा, मैं तो चाहता हूँ आगे बढ़े उस फील्ड में और ज़्यादा, लेकिन जो इंजरी हुई उसके बाद उसका जो माइंड सेट था वो उस हिसाब से हो चुका था कि एक होता है ना कि आपको सबसे ज़्यादा किससे डरना चाहिए, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मान लो आप कोई इंस्टीट्यूशन रन करते हैं या आप किसी कंपनी के ओनर हैं और वहां पर क्या होता है, कोई आपका एम्प्लॉय है, आपने उसको फायर कर दिया कि जॉब से। अब उसका क्या है, उसका घर कैसे चलेगा? तो अब क्या है, अब वो आदमी बहुत डेंजरस है, तो उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपने जाने अनजाने में कहीं ना कहीं उसकी फैमिली को टारगेट कर दिया है कि उसकी फैमिली कैसे आगे बढ़ेगी। तो अब वो इंसान कुछ भी डिसीजन ले सकता है क्योंकि उसके पास वो ना लॉ एंड ऑर्डर देखेगा, ना ये देखेगा कि भगवान मुझे क्या सजा देंगे। उसके माइंड में कुछ नहीं होता। उस टाइम वो इंसान सिर्फ एक चीज जानता है कि सामने वाले ने मुझे मेरी फैमिली को खत्म करने की कोशिश की, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। एक ऐसा माइंड सेट हो जाता है जब आपके पास खोने के लिए कुछ बचता नहीं है, कि डर नहीं है बिल्कुल भी। उसके लिए भी बिल्कुल वही सिचुएशन थी कि जो उसका ड्रीम था, जहां पे उसको आगे बढ़ना था, इंजरी के बाद चीजें बिल्कुल ऐसी हो गई कि उसने तब जाके देखा कि बाहर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। अब उसमें वो जो फ्रस्ट्रेशन थी वो अलग अलग तरह से निकलती है। मैं ये नहीं कहता कि उसने कोई भी गलती ना की हो, शायद उसकी कोई छोटी मोटी लड़ाई हो गई हो, तो ऐसी कुछ लड़ाई जरूर हुई होगी, लेकिन किसी को गुंडा बोल देना ये बिल्कुल सही नहीं है। बोलने में तो मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, अभी जैसे इलेक्शन हो तो उससे पहले प्रधानमंत्री जी को हिटलर बोला जा रहा था, तो क्या वो हिटलर है? अब कहने की तो बात हूँ, जो जैकी श्रॉफ जी हैं वो ऐसे कहा जाता है कि वो थोड़ा उस फील्ड में थे, गुंडागर्दी फील्ड जो बोल देते, दादा वगैरह जो पहले बोला जाता था, वसूली वगैरह करना, ये सब चीजें। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? आज हम देखते हैं कि जैकी श्रॉफ एक बहुत ही अच्छे अभिनेता है, उनका बेटा एक बहुत अच्छा अभिनेता है। तो किसी का पास्ट क्या रहा है उस चीज को बार बार मत उधेड़ो। इंसान प्रेजेंट में क्या कर रहा है वो मैटर करता है। अब जैसे कि मैं उदाहरण दूं, मुझे वो चीज भी अच्छी नहीं लगती, जैसे कर्णवीर के बारे में बोल दिया था बार बार कि इससे एक नहीं रोकी गई, 2 डाइवोर्सी। भाई सीधी सी बात है, आप फिलहाल ये देख रहे हो कि एक इंसान शो में आया है, वो क्या कर रहा है उस शो के अंदर, वो चीज मैटर करती है। उसने पास्ट में क्या किया है वो बाहर की चीजें बाहर रहने दो। तो मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि बाहर की चीजों को, जब बिग बॉस का जो रूल रेगुलेशन है बिग बॉस के, वो कहते हैं कि बाहर की चीजें डिस्कस नहीं करनी है। रजत को जब इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि हाँ एक स्पोर्ट्समैन है और इतने इन्होंने मेडल जीते हैं, और हालांकि पिछले 18 महीने से कुछ ऐसी चीजें, कुछ कंट्रोवर्सी रही जिसके कारण बहुत ज्यादा फेमस हो गए। उन्होंने ये बात बताई, ये केसेस वेसेस बाहर की बातें ना बिग बॉस ने बताई और ना, और जो कंटेस्टेंट गए थे उनको ऑलरेडी
कुछ चीज़ों को पता भी होगा उन लोगों को, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करने वाली बात है, हम लोग जैसे उस फील्ड के नहीं, हमें उसका बिल्कुल नहीं पता था। अब जो बातें बताई गई हैं कि हाँ इस तरह से चीज़ें हैं, तो वो चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगती कि बाहर की चीज़ों को हम कुरेदते रहें बार बार। और जहाँ तक बात देखो, मैं एक रिग्रेट होता है। हाँ। एक एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है कि भाई चलो मेरा पास्ट में ये एक्सपीरियंस रहा और मैं आगे चल के अपने उस पास्ट को चेंज करना चाहता हूँ। मतलब उसने कुछ सीखा ना, तभी तो उसने वो चेंज किया अपने अंदर। अगर इस पे बात की जाए, जैसे मेरी गुड़िया है, बहुत छोटी है, मैं उसको रोकती हूँ। जैसे ही मैं जोत लगाने जाती हूँ ना, मंदिर में पूजा करती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ, वो जो जोत जलती है ना, वो उसको ऐसे पकड़ने की ट्राई करती है। मैं उसको नहीं बेटा गरम जल जाएगा, वो नहीं सुनती क्योंकि उसको नहीं पता कि सच में हाथ जल जाएगा। एक दिन मैंने उसको बोला कि ठीक है, मेरे सामने ये छोटा सा इंसिडेंट हो जाए, क्या पता कुछ बड़ा होने से टल जाए। वो गई, उसने पकड़ा, उसको समझ आ गया कि जलना क्या होता है और ऐसे हाथ जल सकता है। अब कुछ भी होगा ना, मैं उसको बोलती हूँ नहीं बेटा गरम है, वो समझ जाती है कि हाँ, क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया कि ये चीज गर्म है और इससे ये नुकसान हो सकता है और इसको आगे के लिए मतलब उसको बेनिफिट होगा। ऐसे ही सेम करणवीर का है, रजत का है, और भी बहुत सारे हैं जो अपने पास लगभग से सारे सीख ही के आए हैं। सारे ही। हाँ, हर कोई अपने पास से सीख के आया है, एक्सपीरियंस किया है चीजों को, उसके बाद अगर वो एक अच्छा चेंज कर रहे हैं अपने आप में, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। अब आप शिल्पा जी को ले लो, मेरा मानना है घर में जितने भी लोग हैं वहां पे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस शिल्पा जी है। और जो शिल्पा जी हैं, अगर आप देखो, पहले इंडस्ट्री में काफी नाम था उनका, काफी कुछ उन्होंने नाम कमाया, इंडस्ट्री से अलग हो गई, मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, तो एक काफी बड़ा गैप आ गया। अब उस गैप के बाद अब जब वो आई हैं, तो आने से पहले क्या कुछ हुआ होगा उनकी फैमिली में, जो लोग उनके आसपास, उन्होंने बोला होगा कि नहीं आप दोबारा स्टार्टिंग कर सकते हो, बच्चे बड़े हो गए, आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए। एक अंतर्द्वंद चला होगा, उसके साथ वो एंटर कर गई। बार बार लोग उनको बोलते हैं कि वो गेमर है। मैं नहीं मानता कि वे गेमर हैं, क्योंकि वे फंस गई हैं। एक तरह से फंस कैसे गई हैं कि जैसे बार बार ये बात बोल के कि आप विवेन को अगर पसंद करती है, विवेन को पसंद करती हैं, करण के साथ बैठती थी, और जब सपोर्ट करने का टाइम आता था तो विवेन की तरफ, ये पता है मुझे ये चीज स्टार्टिंग में तो हर किसी को कॉमेडी में ही लगी थी कि मजाक चल रहा है, पर वास्तव में हुआ क्या, वो महिला धीरे धीरे एक ट्रैप में फंसती चली गई। और जब उसको ये रियलाइज हुआ कि हाँ मैं मतलब गलत तरीके से पोर्ट्रेट की जा रही हूं, अब उन पर एक मानसिक दबाव क्या बन गया कि मुझे इससे बाहर निकलना है। अब बाहर निकले तो निकले कैसे, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जिस तरह से उनको दिखाया जा रहा है गेमर है, बहुत ही प्लानिंग करते, ऐसा कुछ नहीं है उस लेडी के अंदर। वो बेचारा नॉर्मल चल रही है और चीजें अपने आप उसके आसपास इस तरह से घटित होती जा रही है। जैसे मैं कंट्रोवर्सीज की बात करूं ना, कि रजत सुबह ये सोच के नहीं निकलता कि मुझे कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है, वो चीजें ऐसी होने लग जाती है कि अपने आप कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो ऐसे शिल्पा जी के साथ हो रहा है कि वो अपने आप ऐसा नहीं कर रही है, चीजें अपने आप घटित ऐसे हो रही है कि उसका सपोर्ट किया, अब वो फंस गई है कि भाई अब मुझे दिखाना है कि देखो मैं कर्णवीर के लिए भी स्टैंड ले सकती हूँ। तो अब बस थोड़ी गलती क्या हो जाएगी कि अगर वो गलत चीज के लिए भी उनका स्टैंड ले लेंगी, जैसे मेरे को एग्जैक्ट इंसिडेंट ध्यान नहीं है, उन्होंने एक बार बोला था कि ऐसे लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए, कुछ इस तरह का था। तो अब जब श्रुतिका वाला केस हुआ जिसमें कर्णवीर ने कुछ बोल दिया था, सुसु वगैरह के बारे में कुछ इस तरह से बोला था, तो वो तो वो स्टैंड नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा था कि यार मतलब अब फिर मैं कर्णवीर के खिलाफ जाऊंगी ना, तो फिर से वही बात आ जाएगी कि देखो कर्णवीर के साथ बैठती है और उसे खिलाफ बोल रही है। तो अब वो एक गिल्ट में चली गई जहां से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो मैं कहूंगा वे एक बहुत सिंपल लेडी है जो एक ट्रैप में जाने अनजाने में फंस गई है। अब यहां से अगर वो एक स्ट्रॉन्ग माइंड वाली लेडी हुई तो बाहर निकल आएगी, अदरवाइज क्या होगा, वो यही खेल लास्ट तक चलता रहेगा। और भैया उस बारे में क्या कहना है आपका, जब इंटरव्यू खत्म हुआ और करणवीर अंदर आया तो उसने गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। उसने बोला कि रजत भाई के घर वाले जो शर्मिंदा है, रजत भाई घर वालों के साथ नहीं रह पाते, और ऐसा इंटरव्यू में कोई बात नहीं हुई थी, बट उसने लोगों के बीच में वो गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहली बात तो ये कि हम शर्मिंदा है उसको लेके, ये बात तो मेरे ख्याल से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक भाई के तौर पे मैं बहुत प्राउड फील करता हूं
ना सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों को समय से पहले समझ गया जो परिवार के प्रति थी, बल्कि उसने एक चीज देखी थी, और इस टॉपिक को मैं कभी उठाना पसंद भी नहीं करता, कि मैं खुद इस फील्ड में था और किसी कारणवश मुझे मेरा करियर बीच में ही चेंज करना पड़ा, या कह दो मेरा भी करियर उसमें खत्म हो गया। तो वो मेरे अंदर एक रिग्रेट रहा है, वो आज तक है, वो आज तक है मेरे अंदर, कि मैं जो चीज अचीव कर सकता था वो मैं नहीं कर पाया। अब इसमें मैं किसी दूसरे पर ब्लेम नहीं डाल सकता हूं, लेकिन मेरे को खुशी इस बात की थी कि रजत ने ये चीज देखी। मैंने उससे कोई बोली नहीं, लेकिन उसने शायद मेरा वो फेस देखा, और फिर वो उसी फील्ड में अपने आप आगे बढ़ गया। उसने जो अचीव किया, उसकी अचीवमेंट मुझे ऐसा लगता है मेरी अचीवमेंट्स है, और ये सिलसिला ऐसा नहीं कि यहीं पर रुकने वाला है। रजत ने जहां पर ये सिलसिला रजत खत्म करेगा, आने वाली जनरेशंस वहीं से उसको स्टार्ट करेंगी और आगे बढ़ेंगी। और जहां तक ये बात है कि हमारे साथ नहीं रहता, तो रजत हमारे साथ ही रहता है। हाँ, ये है कि उसको काम, जो उसका काम है, उसके सिलसिले में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। और जो भी उसकी थोड़ा फिजियोथेरेपी वगैरह चल रही है, उसके सिलसिले में उसे जाना पड़ता है बार बार अहमदाबाद। तो लेकिन हाँ, वो अगर आता है तो हमारे साथ ही रहता है। तो ये बात कि वो हमारे साथ नहीं रहता है, ये बिल्कुल गलत है। हम क्या बताए, तो आप आस पड़ोस में जाके पूछ सकते हो। अब एक और बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो कोई भी, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे बिग बॉस के घर के अंदर हो, चाहे कहीं भी, अगर कोशिश की जाएगी उसको तोड़ने की, तो मैं इतना गारंटी के साथ बोलता हूं वहां पर उनको फेलियर ही मिलेगा। उसके पीछे कारण मैं समझाता हूं आपको। देखो, जो सेना होती है, सेना असंख्य लोगों की होती है ना, बहुत सारे हजारों लाखों की सेना हो सकती है। लेकिन जब युद्ध पे जाना होता है तो सेनापति उनके सामने आता है और उन्हें मोटिवेट करता है कि हम इस धरती के लिए जान दे देंगे, हम सामने वाले को छोड़ेंगे नहीं, हमारा दुश्मन है, हम ईट से ईट बजा देंगे। क्योंकि सेना क्या है, सेना सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, इसीलिए वो सेना है। तो उसको मोटिवेशन की जरूरत है। अब सेनापति ने तो बोल दिया ये बात, अब सेनापति खुद डरा हुआ है कि भाई सामने वाली सेना बहुत तगड़ी है, अब मैं क्या करूं। सेनापति को राजा बुलाता है, और राजा क्या करता है, राजा सेनापति को मोटिवेट करता है कि आपने वो युद्ध जीता था, आपने ये युद्ध जीता है, आपके पिता ने ऐसा किया था, आप कितनी पीढ़ियों से हमारे राज्य की सेवा कर रहे हो, आप ऐसे कर दोगे, वैसे कर दोगे। ठीक है, सेनापति भी चला गया। राजा किसके पास जाता है, राजा किसी के पास नहीं जाता। राजा बनता ही वो है जो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। तो रजत जो है वो राजा है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसे किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, और ना ही बाहर से आके कोई उसे डीमोटिवेट कर सकता है। उसका बहुत सिंपल सा है, हमने उसको एक ही चीज सिखाई है, फैसला लो, स्टैंड ले लिया, अब इस पे काम करो। सिकंदर को सिकंदर महान बोला जाता है, ऐसा नहीं कि उसने पूरी दुनिया जीत ली थी। उसने किया क्या, एक फैसला किया, मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, आगे बढ़े। अगर उसके मन में डाउट आए, आप जब भी फेल होंगे लाइफ में, तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण होगा, आपको खुद पर डाउट होगा। जैसे आपको खुद पर डाउट होगा, अब ये मान लीजिए कि सफलता के चांसेस कम हो गए हैं। वो डाउट आपके परिवार के किसी मेंबर के कारण भी हो सकता है, आपके किसी दोस्त के कारण भी हो सकता है, या आप खुद ही किसी तरह से अपने माइंड में ऐसी दुनिया बना लो कि आप अपने फैसले पर डाउट करने लगो। ध्यान रखिए, अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है राजा की तरह सोचना, मतलब अपने फैसलों पर डाउट न करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पुतिन को हम देख सकते हैं, आप नेपोलियन को देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे लोग थे, आम आदमी, और आज वो सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हुए हैं। कारण क्या, सिर्फ एक चीज, अपने फैसले पर कभी डाउट नहीं करना। तो रजत का मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं, रजत का माइंडसेट हमने एक राजा वाला रखा है, और एक राजा ही है। कोई बाहर से आके कितना ही बोलता रहे कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसको कभी अपने फैसलों पर डाउट नहीं होने वाला। उसे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और भैया दिग्विजय के बारे में क्या कहना है, मतलब थोड़े एपिसोड पहले तक तो हम ये सोच रहे थे, और आपने भी ये बोला था कि कोई नहीं, हमारा बच्चा है और अभी नया नया गेम में आया है, सीख जाएगा, समझ जाएगा गेम को, बट अब उसने धक्का भी मार दिया, गाली गलौज पे भी उतर आया, और सबसे ज्यादा वही है जो कर रहा है घर के अंदर की गुंडा है, बाहर मिल लियो ये। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, मैं एक बात समझाता हूँ आपको। अगर आपको किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो मैं कहूंगा हमारा जो देश है, इसका इतिहास इतना पुराना है और इतने महापुरुष इसमें पैदा हुए हैं कि उनकी जीवनी आप थोड़ी सी पढ़ लो
तो आपको अपनी प्रेजेंट किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ी आराम से मिल जाएगा। मैं जरा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। देखो, जैसे मैं मानता हूं जितने भी वो अंदर गए हुए हैं, अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं या कुछ भी। जैसे आपने देखा होगा कई बार ना बच्चे करते तो छोटे छोटे पिल्ले पकड़ लिए, अब वो खेलना चाहते हैं पर वो क्या करेंगे, उनको ऐसे दबाएंगे कि लड़ो, वो भूखते एक दूसरे के साथ। तो बिग बॉस क्या करता है, बिग बॉस परिस्थितियां पैदा करता है कि भाई इनको लड़वाओ। देखो खेल देखने इनका क्या कितना बढ़िया है, अगर वो लड़ेंगे तो टीआरपी हाई जाएगी, ठीक है, जो बिग बॉस को चाहिए। वो नहीं लड़ेंगे तो टीआरपी नीचे जाएगी। जब वो लड़ते हैं तो कोई आके बोलता है कि आपको लड़ाई नहीं करनी, सोचो बाहर कैसा जा रहा होगा। तो एक तरह से बेचारा जो अंदर है उसको लड़ना भी है और सही भी दिखना है, इन दोनों के बीच में लेके चीजों को चलना है। और एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, देखो भाईचारा या कोई भी चीज, हर चीज की ना एक सीमा होती है, एक बैरियर होता है कि यहां तक वो चीजें ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे जो भी अंदर गए हुए हैं जब बाहर आएंगे परिस्थिति अलग है, वहां पे भाईचारा वगैरह सब कुछ ओके है, लेकिन जब अंदर है तो चीज थोड़ी अलग है। मैं श्री कृष्ण जी का एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को। श्री कृष्ण जी की बुआ का बेटा था शिशुपाल, और हुआ क्या, जब तक श्री कृष्ण जी और शिशुपाल आपस में देखो एक साथ बड़े हुए, लड़ाई झगड़ा खेल कूद सारा हुआ होगा दोनों भाइयों में, लेकिन जब शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण जी को बेइज्जत करना स्टार्ट किया, उनके गाली गलौज करना स्टार्ट किया, तो श्री कृष्ण जी ने बार बार बोला कि शिशुपाल नहीं, गलत है, मत करो मत करो मत करो। और जब उसने अपनी 99वीं गलती की तो उन्होंने आखिरी बार उसको चेतावनी दी कि शिशुपाल मेरे भाई ये गलती मत कर, क्योंकि अब अगर गलती की तो मैं माफ नहीं करूंगा। और उसके बाद जैसे ही शिशुपाल ने 100वीं गलती की तो श्री कृष्ण जी ने उसे दंड दिया। तो यही कहूंगा, जब तक आपका भाई आपसे लड़ रहा है, आपका दोस्त आपसे लड़ रहा है, दो लोगों के बीच की चीज है, सब कुछ ओके है, चाहे हजारों बार हो, लेकिन अगर दूसरों के सामने आपको बेइज्जत कर रहा है तो इसका मतलब है अब उसको मर्यादा सिखा दो, उसे समझा दो कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वरना आपके खुद के अस्तित्व पर हमेशा हमेशा के लिए सवाल उठ जाएगा। दूसरी चीज मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मैं एज वाले फैक्टर को पसंद नहीं करता। मतलब कहने क्या है, जैसे बिग बॉस में 18 लोग गए, उसमें इस तरह से कैटेगराइज करना कि ये सीनियर है, इनको इतना एक्सपीरियंस है, ये इतने एज के, मुझे वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। देखो अब मैं रजत के माइंडसेट से समझाऊंगा इस चीज को। रजत अगर पावर लिफ्टिंग में वेट उठाता है और दूसरा जो उसका कॉम्पिटिटर है अगर उससे 10 साल बड़ा है, तो रजत क्या उसको ये बोलेगा कि आप मुझसे 10 साल बड़े हो इसलिए मैं आपसे कम वेट उठाऊंगा? नहीं, आप कॉम्पिटिटर हो, चाहे आप मुझसे 10 साल छोटे हो, चाहे आप मुझसे 10 साल बड़े हो, एक समान हमें परिस्थिति दी गई है, देखते कौन आगे बढ़ता है। तो ये करना कि वो एज में बड़ी है या एज में छोटी है या एज में बड़ा है, एज छोटा, ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी बात, जो एक्सपीरियंस बोला जाता है कि उम्र के साथ आएगा, ये सब मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं। श्री कृष्ण जी ने जब कंस का वध किया था तो ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण जी ने पहले अपनी उम्र कंस से ज्यादा बनाई थी, किशोरावस्था में उन्हें खत्म कर दिया था, जबकि उनके आने से पहले बहुत सारे दूसरे राजा थे, वो कुछ उसका नहीं बिगाड़ पाए थे। तो उम्र के साथ इन चीजों को ना जोड़ा जाए। जरासंध, जब भीम ने उसको 2 हिस्सों में फाड़ के अलग किया था, तो क्या भीम की उम्र जरासंध से ज्यादा थी? तो ये चीज कहना कि एज ज्यादा होगी तब चीज सीखोगे, ये बिल्कुल गलत है। मैं उदाहरण लेके समझाता हूं। मैं जिस फील्ड में हूं उसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। अब मेरी मान लो कुछ भी उम्र है, सपोज कर लो, ऐसे मान लेते हैं कि मान लो मैं 50 साल का होने वाला हूं, तो मेरे पास लगभग 25 साल का अनुभव हो गया। अब अगर मुझे कोई फिल्म इंडस्ट्री में कैमरे के सामने खड़ा कर दे और मुझसे बोले कि भाई आप तो 50 साल के हो, एक बढ़िया शॉट दो, मैं नर्वस होऊंगा क्योंकि मैंने कभी कैमरा हैंडल भी नहीं किया, कभी फेस भी नहीं किया है। वहीं जो बच्चा 5-6 साल की एज से कैमरा फेस करता आ रहा है, वो 15 साल का भी होगा, उसके सामने वही कैमरा आएगा, वो बहुत ही अच्छी तरह से अपना शॉट देगा। तो वो है तो 15 साल का, मैं 50 साल का, वो मुझसे बेटर क्यों? आप जिस चीज के साथ समय बिताते हो ना, आपको उस चीज का अनुभव मिलता है। अगर आपका बोर्ड का या नॉन बोर्ड का लगा लो मैथ्स का एग्जाम है
और आप न्यूज़पेपर 4 घंटे पढ़ रहे हो डेली, और सोचो उसके बेस पर आप मैथ्स का पेपर सोल्व कर दोगे, तो ये सिर्फ कल्पना ही है, ऐसा होता नहीं है। तो पढ़ने का मतलब भी क्या, आप क्या पढ़ रहे हो उसी तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। इसी तरह से जो अनुभव है, आपने किस फील्ड में बिताया है, उसके हिसाब से आप बड़े छोटे होते हो। इस हिसाब से नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, उस हिसाब से आप उसको बड़ा मान लो। रावण की जो उम्र है वो लगभग बताई जाती है 400 साल थी, और श्री राम जी ने जब उसका वध किया उनकी उम्र लगभग 35 साल थी। तो 400 साल का उसका अनुभव 35 साल के इंसान ने कैसे उसका वध कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है, हर चीज को उम्र के हिसाब से किसी को छोटा बोल दो, बड़ा बोल दो, सही नहीं है। दुनिया में जितनी भी महान खोजें हुई हैं, जितने महान साइंटिस्ट बने हैं, सबने 28 की उम्र से पहले ही बड़ी बड़ी खोजें की, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो। उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी खोज नहीं की। तो कम उम्र में ही आप दुनिया को जितना अच्छी तरह समझ सकते हो, उससे जो अनुभव मिलता है आगे, तो उसको बस फॉलो करते चले जाते हो कि हाँ इसी तरह से चीज चलानी। और भैया आप करणवीर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? ये जो धमकियां देता रहता है बाहर की कि मेरी मम्मी क्या कहते हैं, पुलिस को सिखाती हैं कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, मेरे मामा पीएमओ में हैं और ये फलानी पोस्ट पे है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मेरा कुछ व्यक्तिगत विचार है इस चीज के बारे में। वो सिर्फ मैं कर्णवीर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कहूँगा हम अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं अपनी फैमिली में, और अगर जिसको सही लगे वो मेरी बात से सहमत हो भी सकते हैं, और कुछ को हो सकता है मेरी बातों से थोड़ी नाराजगी हो। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है, जैसे कर्णवीर ने बताया कि उनकी मदर कैसे कैसे कहाँ किस पोस्ट पर है। तो अगर मेरी फैमिली का, जैसे हमारी फैमिली में है कुछ लोग बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, लेकिन हम उनका नाम ना तो मुझे लगता है रजत ने कभी लिया होगा, ना हमारे मुंह से निकलेगा। उसके पीछे एक व्यक्तिगत कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो आपकी फैमिली में कोई एमपी बन गया, तो ये जो एमपी बना है ना, इसने बहुत स्ट्रगल झेला है तब जाके यहां तक पहुंचा है। आपकी फैमिली में कोई मजिस्ट्रेट बन गया, इसने बहुत मेहनत की तब जाके ये यहां पे पहुंचा है। अब होता क्या है, जब यहां पहुंच जाते हैं ना, तो लोग क्या है, लोग इनको ये मान के चलते हैं कि ये अपनों का सपोर्ट नहीं करते या कुछ, जबकि इनके जो दूर के रिश्तेदार होंगे या पास के रिश्तेदार होंगे वो इनकी दोस्त दिखाते होंगे, उनका नाम लेते होंगे। और अब अगर ऐसे में जो नीचे हैं इनसे कुछ गलती हो जाए, तो क्योंकि इन्होंने इनका नाम इतना ले लिया कि लोग इनको जोड़ के अब चलते, इन्होंने कुछ गलती की, इसकी गलती के कारण ये जो इंसान है इसकी इमेज खराब होती है। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है, अगर आपकी फैमिली में कोई इंसान एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचा है तो आप कभी भी उसका नाम यूज ना करें। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह विचार है, आपके जो तुर्क के इक्के हैं उन्हें अपने पास छुपा के रखिए, उन्हें खोलिए मत, ठीक है। और एक चीज ना, जैसे ये कर्णवीर के लिए नहीं है, मैं इसको ना अधिकांश जो पुरुष हैं उनके साथ कोरिलेट करना चाहूंगा। देखो, जो कर्णवीर की जर्नी है लाइफ में, अगर जैसे मैरिज जब होती है एक इंसान की, तो उससे तब पता चलता है कि एक जो स्त्री है, जो महिला है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में। और कई बार क्या होता है ना, जब हम आगे चलने लगते हैं दो लोग, तो कई बार हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई इस पे तो अपना हक है, इसको तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कैसे कर दिया। अब वो इंसान हमसे किसी कारण से दूर चला गया, अब दूर चला गया, तब हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि एक नारी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अब ऐसे में हम मान लीजिए हमने एक और मैरिज की, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हाँ, नारी हमारे लिए, जो मेरी वाइफ थी या जो भी थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम थी। तो दोबारा मैरिज हो गई। अब जब दोबारा मैरिज हुई तो किसी कारणवश कुछ भी जो हुआ होगा, वो इंसान अलग हो गया। अब जो इंसान अलग होता है, तो यहां पर ये चीज समझ में आ जाती है कि जीवन में एक स्त्री, एक नारी का होना जरूरी है। अब देखो, जो सिस्टर होगी, सिस्टर की तो मैरिज हो जाती है, वो अपने घर चली गई। मदर और बच्चा जो है, एज में आ जाता काफी गैप, अपने सारे इमोशंस जो है मदर के साथ कोई बच्चा एक टाइम के बाद शेयर नहीं कर सकता। और जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त आपको कभी भी, कुछ दोस्त होते हैं समझते हैं। देखो, एक होता है समझना, फिर अपने घर जाके रोटी खाना और अपनी लाइफ में बिजी हो जाना।
किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके लिए इतना आत्मीय हो जाए कि आपके बारे में सोचता रहे। तो ऐसे में जहां जीवन में ये महसूस हुआ कि हाँ, नारी के जाने के बाद लाइफ में क्या कुछ चीजें ऐसी जो अकेलापन महसूस हो रहा है, जो एक खालीपन महसूस हो रहा है, तो ऐसे में कोई भी इंसान जो होगा, अधिकांश जो इंसान इस स्थिति से गुजरते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक फीमेल फ्रेंड को अपने आसपास जरूर रखना चाहते हैं, एक इमोशनल सपोर्ट के लिए। कि देखो, बात को समझना है कि हम किसी को प्यार करते हैं या आकर्षित होते हैं, किस कारण से होते हैं। हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में जो भी डेटा है, कुदरत द्वारा दी गई 5 इंद्रियों के कारण है। इसमें से मैं स्पेस यानी कि निर्वात की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक बात चली जाएगी, तो उसमें मैं इस चीज में नहीं बोलना चाहता। मैं बात करूंगा आंख, नाक, कान, त्वचा, सिर्फ 4 इंद्रियों की बात करूंगा, जिससे कि हम किसी को देखते हैं, हमें अच्छा लगा, डेटा दिमाग में चला गया। हमने किसी से बात की, उसकी बातें हमें अच्छी लगी, कान के जरिए हमने सुना, हमें अच्छा लगा। इसी तरह से त्वचा, किसी का स्पर्श अच्छा लगा। तो अब अगर मेरे जीवन में कोई नारी नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि मेरी जो इंद्रियां हैं, ये 4 इंद्रियां, इसमें से मैं किसी ना किसी को सेटिस्फाई करूं, ताकि वो जो अकेलापन है वो दूर हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पुरुष या लड़के भी होते हैं जिनके फ्रेंड सर्कल में गर्ल्स ज्यादा होती हैं। उसके पीछे कारण ही ये होता है कि अब देखो, जब गर्ल्स ज्यादा है तो आप उनसे बात कर रहे हो, खाना खा रहे हो, दोस्त हाथ मिला लिया, टच किया, तो टच किया, त्वचा वाली इंद्री संतुष्ट हुई, बात किया, कानों से बात सुनी, मुंह से बात बोल दी, आंखों से देख लिया, तो सेंसेस क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर वो फीमेल फ्रेंड हम हटा दे और 10 मेल भी खड़े कर दे, तब भी दिमाग क्या है, कहीं ना कहीं उस फीमेल फ्रेंड को चाहता है कि हाँ, आसपास कोई ना कोई हो। तो मैं इस चीज के लिए कहूंगा कि इसको साइकोलॉजिकली समझने की जरूरत है कि हाँ, एक इंसान की लाइफ में कुछ गलत हुआ तो वो उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें, कर्णवीर की जो स्टार्टिंग की गेम थी, वो बिल्कुल आइसोलेट सा रह रहा था, जैसे वो अपने घर में रहता होगा कि सुबह उठा, खाना खा लिया, जिम किया। उसने उस तरह से उसको गेम को खेला ही नहीं कि ये बिग बॉस की गेम चल रही है। बिल्कुल चुपचाप एक अपने अंदर ही, क्योंकि दिक्कत क्या है कि जब एक इंसान के साथ ऐसा होता है तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी लगता है। अगर वो किसी लड़की या किसी औरत के अगर टाइम बिताता है तो उसके दिमाग में ये भी चल रहा होता है कि दुनिया नाम जोड़ेगी बेफिजूल में, तो एक वो वाला एंगल भी होता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक इंसान के व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। कोई भी इंसान पूरी तरह सही नहीं होता, कोई भी इंसान पूरी तरह गलत नहीं होता, क्योंकि या तो आप भगवान हैं कि आपसे गलती होगी नहीं, और अगर आप इंसान हैं तो जिसे पसंद कर रहे हो, बस इस चीज के अनुसार पसंद करो कि उसके अंदर जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, हम उसको भी स्वीकार कर ले। तो आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। अधिकांश अगर आप देखो ना, डाइवोर्स के पीछे कारण क्या होते हैं, जो लव मैरिजेस होती है खासतौर पे, उसके पीछे कारण ये होता है, या लव मैरिज ना को नॉर्मल जो मैरिज होती है उनके बेस पर भी बोलूं, दिक्कत तब आती है जब औरत या लड़की ये चाहती है कि पुरुष मेरे अनुसार बदले, और पुरुष चाहता है स्त्री मेरे अनुसार बदले। और जो बदलते हैं ना, तो अब मान लो ये बदल दिया, स्त्री ने पुरुष को अपने अनुसार बदल दिया, ठीक है, लव मैरिज हुई थी इन दोनों की। अब जब बदल दिया, अब ये वो इंसान नहीं रहा जिसको इसने पसंद किया था। अब उन दोनों के बीच की आत्मीयता क्या है, अपने आप खत्म होने लग जाती है। तो खत्म किसने की? खत्म की स्त्री या पुरुष के उस विचार ने कि मुझे इसको अपने अनुसार बदलना है। तो उस रिश्ते को तोड़ने की स्टार्टिंग में क्या है, हमारा दिमाग ही करता है। और बदलने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जब मैरिज हो गई तो हमें उस पर अधिकार जताना होता है कि ये पूरी तरह मेरे अनुसार चले। तो उस अधिकार के चक्कर में ही हम उस इंसान के अस्तित्व को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आप जिस भी प्लेयर को पसंद कर रहे हो, बस ये समझ लीजिए कि उसमें कुछ अच्छी आदतें हैं, तो कुछ ऐसी भी होंगी जो लोगों को पसंद नहीं आएगी। तो आप उसको स्वीकार करो, तो उसकी उन आदतों के साथ स्वीकार करो। और भैया एक क्वेश्चन आपसे और है कि जैसे कि बिग बॉस के घर में मेल कंटेस्टेंट में तो हमें रजत भाई ही पसंद आएंगे, है ना, और लड़कियों में आपको कौन पसंद आ रहा है, कौन अच्छा प्ले कर रही है? देखो, मैं इसमें 2 तरह से पहले बात रखूंगा, फिर मैं अपना फेवरेट बताऊंगा। एक होता है जीत कौन सकती है, एक होता है किसका व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो मैं यहां पे जो फेवरेट पर्सनैलिटी बताऊंगा,
मैं इस आधार पर नहीं बताऊंगा कि वो जीत सकती है, मैं इस आधार पर बताऊंगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। जैसे अगर मैं अभी देखूं, अभी तक जो चल रहा है, शिल्पा जी है, शिल्पा जी को भी आगे बढ़ने के लिए अपने दोस्तों की जरूरत है। ईशा को भी आगे बढ़ने के लिए, उसमें बुरी बात नहीं है, दोस्तों के साथ ही आगे बढ़ते। ईशा को भी अपने दोस्तों की जरूरत है। चुम्बी दोस्तों के साथ ही चल रही है। चाहत का कुछ अलग ही रोल चल जाता है, उसका जो दोस्त बनता है वो फिर कई बार चीजें 19-20 कर देती है, पर फिर भी उसने भी एक फ्रेंड सर्कल बना रखा है, कम लोगों का ही सही। लेकिन जो एक स्ट्रॉन्ग, और जो यामिनी जी हैं, उनका भी फ्रेंड सर्कल है। मैं जिस पर्सनैलिटी को सबसे स्ट्रॉन्ग मानता हूं, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि वो जीत सकती है, या मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जीत सकती है या जीत सकती है। मैं बता, मुझे जो स्ट्रॉन्ग लगती है, मुझे एडन सबसे स्ट्रॉन्ग लगती है, क्योंकि वो सोलो भी खेल सकती है। तो मेरा जो फीमेल में से बताऊं, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे एडन पसंद है। हाँ तो गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर आप चाहते हो कि भैया भाभी वीडियोस में आते रहे तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं भाई आपसे कल एक Q&A वीडियो के साथ। बाकी तब तक सारे भाई अपना ध्यान रखो और तगड़े होने में ध्यान दो।